दोस्तों, शहर की भीड़-भाड़, धूल और शोरगुल से दूर रामपुर जिले की फिजाओं में एक अनोखी शांति के साथ-साथ एक गहरी बेचैनी भी घुली हुई थी। इसी जिले की जिम्मेदारी संभालने आई थी एक युवा, तेज तर्रार और ईमानदार आईपीएस अधिकारी अनुप्रिया सिंह। उसका नाम भले ही सरल था, लेकिन उसके इरादे लोहे की तरह मजबूत थे। उसके जिले में आने की खबर से पुलिस विभाग में जितनी हलचल मची थी, उसे कहीं अधिक उम्मीदें जिले के आम लोगों की आंखों में दिखाई दे रही थीं। अनुप्रिया ने अपना कार्यभार संभाला। उसने पहली बैठक की, फाइलों के ढेर को ध्यान से खंगाला और जिले की वास्तविक स्थिति समझने की कोशिश शुरू कर दी। पहली नजर में सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। कहीं छोटी मोटी चोरियां थीं, कहीं जमीन जायदाद के विवाद, तो कहीं आपसी झगड़े। लेकिन अनुप्रिया अच्छी तरह जानती थी कि जो कुछ सतह पर दिखाई देता है, असली तूफान अक्सर उसके नीचे ही पल रहा होता है। अभी उसे जिले में आए एक सप्ताह ही हुआ था। एक शाम जब वह अपने कार्यालय से निकलने की तैयारी कर रही थी, तभी एक चपरासी उसके पास एक लिफाफा लेकर आया। उस लिफाफे पर न कोई नाम था और न ही कोई पता। उस पर केवल इतना लिखा था, एसपी साहिबा के लिए। अनुप्रिया ने लिफाफा खोला। उसके भीतर एक चिट्ठी थी, जिसे कांपते हुए हाथों से लिखा गया प्रतीत हो रहा था। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, मानो लिखने वाला बहुत डरा हुआ हो या फिर अधिक पढ़ा लिखा ना हो। चिट्ठी में लिखा था, मैडम जी, हम बिशनपुर गांव के गरीब मजदूर हैं। हम कई महीनों से सरकार की मनरेगा योजना में काम कर रहे हैं। हमने तालाब खोदा, सड़क पर मिट्टी डाली, लेकिन आज तक हमें हमारी मजदूरी नहीं मिली। जब भी हम प्रधान हरपाल सिंह से पैसे मांगते हैं, वह यही कहता है कि ऊपर से बजट नहीं आया है। लेकिन हमें पता चला है कि पैसा तो बहुत पहले ही आ चुका है। वह हमारे हिस्से का पैसा खुद हड़प रहा है। उसके गुंडे हमें धमकाते हैं कि अगर हमने किसी से शिकायत की तो हमें जान से मार देंगे। मैडम, हमारे बच्चे भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। कृपया हमें बचा लीजिए। चिट्ठी के नीचे किसी का नाम नहीं लिखा था। अनुप्रिया ने उस पत्र को 2-3 बार ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। उसके मन में गुस्सा भी था और बेबसी भी। गुस्सा उस प्रधान पर जो गरीबों का हक मार रहा था, और बेबसी उन मजदूरों के लिए जो इतने भयभीत थे कि अपना नाम तक लिखने का साहस नहीं जुटा पाए। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद इंस्पेक्टर विजय शर्मा को बुलवाया। शर्मा एक अनुभवी और समझदार अधिकारी था। अनुप्रिया ने चिट्ठी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, शर्मा, इसे पढ़ो। शर्मा ने पत्र पढ़ा। उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। मैडम, ये तो बेहद गंभीर मामला है। हरपाल सिंह बहुत पहुंच वाला आदमी है। उसके संबंध बड़े बड़े नेताओं से हैं। अगर हम सीधे जांच टीम भेजेंगे तो वह सारे सबूत मिटा देगा और गवाहों को डरा धमका देगा। फिर हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। अनुप्रिया खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। उसने कुछ क्षण विचार किया और फिर शर्मा की ओर मुड़कर बोली, शर्मा, तुम सही कह रहे हो। सीधे तरीके से यह मगरमच्छ पकड़ में नहीं आएगा। इसके लिए जाल बिछाना पड़ेगा, और ऐसा जाल जिसकी उसे भनक तक न लगे। शर्मा ने आश्चर्य से पूछा, कैसा जाल मैडम? अनुप्रिया की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, इस बार जांच कोई पुलिस टीम नहीं करेगी। इस बार जांच मैं खुद करूंगी। मैं कुछ समझा नहीं मैडम, आप कैसे जांच करेंगी? अनुप्रिया मुस्कुराई। वह मुस्कान आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। एक मजदूर बनकर। यह सुनते ही शर्मा के होश उड़ गए। क्या मैडम, आप जिले की एसपी हैं। आपकी जान को खतरा हो सकता है। यह तो पागलपन है। पागलपन नहीं शर्मा, यह जरूरत है। अनुप्रिया का स्वर पूरी तरह अटल था। मुझे उन लोगों का विश्वास जीतना होगा। उनके बीच रहकर उनकी तकलीफों को महसूस करके ही सच्चाई बाहर लाई जा सकती है। अगर मैं वर्दी पहनकर वहां जाऊंगी तो वे डर के मारे कभी सच नहीं बोलेंगे। मुझे अनु बनना होगा, एक बेबस मजदूर जो 2 वक्त की रोटी की तलाश में भटक रही हो। शर्मा जानता था कि अब मैडम को कोई नहीं रोक सकता। उसने केवल इतना कहा, हुक्म दीजिए मैडम, मुझे क्या करना होगा?
मेरे लिए बिल्कुल साधारण कपड़ों का इंतजाम करो। और हाँ, इस पूरे ऑपरेशन के बारे में सिर्फ तुम और मैं जानते होंगे। मैं 5 दिनों के लिए गायब रहूंगी। बाहर सभी को यही लगना चाहिए कि एसपी साहिबा किसी गुप्त बैठक के लिए शहर से बाहर गई हैं। जिले की जिम्मेदारी तुम संभालोगे। मैं हर शाम किसी न किसी तरह तुम्हें अपनी रिपोर्ट पहुंचाऊंगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें धरती को छू ही रही थीं कि एसपी की सरकारी गाड़ी मुख्यालय से बाहर निकली, यह दिखाने के लिए कि मैडम शहर से बाहर जा रही हैं। लेकिन उस गाड़ी में अनुप्रिया नहीं थी। उस समय अनुप्रिया सिंह जिले के एक कोने में बने छोटे से कमरे में अपना हुलिया बदल रही थी। महंगी साड़ी की जगह उसने फीके रंग की पुरानी सूती साड़ी पहन ली थी। पैरों में ब्रांडेड सैंडल की जगह टूटी फूटी चप्पलें थीं। उसने अपने बाल अस्त व्यस्त कर लिए और चेहरे पर हल्की धूल मल ली ताकि शहर की चमक पूरी तरह गायब हो जाए। हाथ में उसने एक एल्यूमिनियम का तसला और एक फावड़ा उठा लिया। जब उसने आईने में खुद को देखा तो एक पल के लिए वह स्वयं को भी पहचान नहीं पाई। उसके सामने जिले की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि एक थकी हारी बेबस मजदूर महिला खड़ी थी, जिसकी आंखों में गरीबी और मजबूरी साफ झलक रही थी। उसने गहरी सांस ली। मिशन बिशनपुर शुरू हो चुका था। बिशनपुर गांव जाने वाली कच्ची सड़क पर बस झटके खाते हुए आगे बढ़ रही थी। अनुप्रिया, जो अब अनु बन चुकी थी, एक कोने की सीट पर सिमट कर बैठी थी। बस मजदूरों से खचाखच भरी हुई थी। उनके पसीने और बीड़ी की मिली-जुली गंध पूरे माहौल में फैली हुई थी। लोग उसे उत्सुक नजरों से देख रहे थे। शायद वे सोच रहे थे कि यह नया चेहरा कौन है। गांव के बस अड्डे पर उतरकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। गरीबी और लाचारी ने मानो पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। टूटे फूटे मकान, नंगे पैर घूमते बच्चे और उदासी से भरे चेहरे हर तरफ दिखाई दे रहे थे। उसे तुरंत समझ आ गया कि चिट्ठी में लिखी बातें केवल अफवाह नहीं थीं। वह सीधे उस स्थान पर पहुंची जहां मनरेगा का काम चल रहा था। वहां एक सूख चुके तालाब को और गहरा करने का कार्य किया जा रहा था। लगभग 40 से 50 पुरुष और महिलाएं चुपचाप काम में जुटे हुए थे। तेज धूप आग बरसा रही थी। फावड़े लगातार चल रहे थे। तसलों में मिट्टी भरी जा रही थी और सिर पर उठाकर दूर फेंकी जा रही थी। अनु ने अपना घूंघट थोड़ा और नीचे कर लिया और काम की निगरानी कर रहे मुंशी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आवाज में पूरी लाचारी घोलते हुए कहा, साहब, कोई काम मिल जाएगा क्या? मैं बहुत गरीब हूं। 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। मुंशी ने उसे सिर से पांव तक गौर से देखा और पूछा, नई लगती हो, कहां से आई हो? पास के ही एक गांव से, अनु ने जवाब दिया। वहां कोई काम नहीं था, इसलिए किसी ने बताया कि यहां काम मिल सकता है। मुंशी ने बेरुखी से कहा, ठीक है, काम पर लग जाओ। दिन के 200 रुपये मिलेंगे। अन्नू चुपचाप मजदूरों की भीड़ में शामिल हो गई। उसने फावड़ा उठाया और सूखी कठोर जमीन को खोदना शुरू कर दिया। पुलिस अकादमी की ट्रेनिंग यहां उसके कुछ काम तो आ रही थी, लेकिन यह मेहनत बिल्कुल अलग थी। थोड़ी ही देर में उसके मुलायम हाथों में जलन होने लगी। माथे से बहता पसीना आंखों में जा रहा था और उसकी पीठ दर्द से टूटने लगी थी। उसने तसले में मिट्टी भरी और उसे सिर पर रखकर चलने लगी। तसले का वजन उसके सिर और गर्दन पर दबाव डाल रहा था। आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि मात्र 200 रुपये कमाने के लिए ये लोग हर दिन किस तरह के नरक से गुजरते हैं। दोपहर में खाने का समय हुआ। सभी मजदूर अपनी अपनी पोटलियां खोलकर बैठ गए। किसी के पास सूखी रोटी और नमक था तो किसी के पास केवल प्याज। अनु भी अपने साथ लाई हुई रोटी और अचार खाने बैठ गई। तभी एक औरत उसके पास आकर बैठ गई। उसकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच रही होगी। चेहरे पर समय से पहले ही झुर्रियां उभर आई थीं। उसका नाम राधा था। राधा ने पूछा, नई आई हो बहन? अनु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ दीदी। कहां से आई हो? यहीं पास के गांव से। घर में कोई मर्द नहीं है, बच्चों का पेट पालना है। अनु ने अपनी बनाई हुई कहानी उसे सुना दी। राधा की आंखों में हमदर्दी उतर आई। हम सबका यही हाल है बहन, उसने कहा। दिन भर खटते हैं लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। अनु को बात आगे बढ़ाने का मौका मिल गया। क्यों दीदी, मुंशी जी तो कह रहे थे कि 200 रुपये रोज मिलेंगे।
राधा के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं बहन, पिछले 3 महीने से हमें एक पैसा भी नहीं मिला। जब भी प्रधान हरपाल से पूछते हैं, वह कह देता है कि बजट नहीं आया, और अगर ज्यादा सवाल करो तो उसके गुंडे घर आकर धमकाने लगते हैं। तभी दूसरी औरत, जिसका नाम कमला था, बोली, अरे राधा चुप कर, कोई सुन लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। नई नई आई है, इसे क्यों डरा रही है? अनु समझ गई कि लोगों के मन में डर बहुत गहरा बैठ चुका है। वे खुलकर बात करने से भी कतरा रहे थे। उसने बात बदलते हुए पूछा, दीदी पानी कहाँ मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। राधा ने अपनी बोतल आगे बढ़ा दी। अनु ने पानी पिया और दोनों के बीच एक छोटा सा रिश्ता बन गया। पहला दिन खत्म हुआ। शाम को मुंशी ने सबकी हाजिरी लगाई और कहा, पैसे जब आएंगे तब मिल जाएंगे, अभी सब अपने अपने घर जाओ। लोग बुझी हुई उम्मीदों के साथ अपने घरों की ओर चल पड़े। अनु के हाथों में छाले पड़ चुके थे और शरीर का हर हिस्सा दर्द से कराह रहा था। उसने गांव के बाहर बने एक पुराने मंदिर के चबूतरे पर रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही वह लेटी, दिन भर की थकान और मजदूरों के चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वर्दी पहनकर गरीबों के लिए योजनाएं बनाना कितना आसान होता है, लेकिन उस गरीबी को जीना कितना कठिन होता है, यह आज उसे समझ में आ रहा था। अगले 2 दिन भी इसी तरह बीते। अनु रोज सुबह काम पर जाती, मजदूरों के साथ मिट्टी ढोती और तपती धूप में काम करती। अब उसके हाथ कठोर होने लगे थे और शरीर भी इस दर्द का आदी बनता जा रहा था। वह जानबूझकर सबसे ज्यादा मेहनत करती, ताकि लोग उसे एक मेहनती मजदूर समझें, कोई जासूस नहीं। वह कम बोलती थी और ज्यादा सुनती थी। धीरे धीरे मजदूर उससे खुलकर बात करने लगे। वह उनके दुख दर्द सुनती, उनके बच्चों के बारे में पूछती। कभी किसी बच्चे के लिए बिस्कुट खरीद देती, तो कभी किसी बूढ़ी अम्मा के लिए दर्द की दवा ले आती। इन छोटी छोटी बातों ने उसे लोगों के ओर करीब ला दिया था। खास तौर पर राधा से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। राधा ने उसे बताया था कि कुछ साल पहले उसका पति एक बीमारी के कारण मर गया था। अब वह अकेले ही अपने 2 बच्चों और बूढ़ी सास का पेट पाल रही थी। तीसरे दिन एक घटना घटी। काम के दौरान प्रधान हरपाल सिंह अपनी चमचमाती जीप में वहां पहुंचा। वह जीप से उतरा नहीं, बल्कि अंदर ही बैठा रहा। उसके साथ 2 गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी भी थे। मुंशी दौड़कर उसके पास गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। प्रधान ने शीशा नीचे किया और चिल्लाकर कहा, काम ठीक से करवाओ, समझे? कोई बहानेबाजी नहीं सुनूंगा। फिर उसकी नजर मजदूरों पर पड़ी। उसकी आंखों में घमंड और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। एक बूढ़े मजदूर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मालिक, पैसे कब मिलेंगे? घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। प्रधान हंस पड़ा, जब मिलेंगे तब दे दिए जाएंगे। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो जो काम मिल रहा है वह भी छीन लूंगा। चुपचाप काम करो। इसके बाद जीप धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई। मजदूरों के चेहरों पर गुस्सा और बेबसी एक साथ तैर रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सभी चुपचाप अपने काम में लग गए। उस रात जब अनु मंदिर के चबूतरे पर सोने की तैयारी कर रही थी, तभी राधा चुपके से उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। अनु ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ दीदी? राधा फफक कर रो पड़ी। मेरी छोटी बेटी को कल रात से बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं हैं। आज प्रधान से उम्मीद थी, लेकिन वह तो जानवर है, उसे हम पर जरा भी तरस नहीं आता। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? एक मां की बेबसी ने अनु को भीतर तक झकझोर दिया। उसका दिल कांप उठा। उसने एक पल भी देर नहीं की। अपनी साड़ी के पल्लू में छिपाकर रखे पैसों में से उसने 500 रुपए का एक नोट निकाला और राधा के हाथ में रख दिया। ये रख लो दीदी, पहले बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाओ। राधा हैरान रह गई। नहीं नहीं बहन, तुम खुद इतनी गरीब हो, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूं? अनु ने उसके हाथ थामते हुए कहा, गरीब मैं नहीं हूं दीदी, हमारा वक्त गरीब है। बच्ची की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसे उधार समझकर रख लो, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तब लौटा देना। अब राधा की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उसने भावुक होकर अनु को गले लगा लिया। तुम इंसान नहीं, कोई देवी हो। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उस रात अनु को नींद नहीं आई।
उसे राधा की बेटी की चिंता सताती रही, लेकिन उसके मन में एक सुकून भी था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका मिशन अब सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसने जो भरोसा लोगों के दिलों में जीता था, वह किसी भी सबूत से कहीं ज्यादा कीमती था। अगले दिन राधा काम पर नहीं आई थी। अनु को उसकी चिंता सताने लगी। दोपहर में जब वह खाना खा रही थी, तब कमला ने उसे बताया कि राधा की बेटी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। संभव है कि उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़े। यह सुनते ही अनु का मन बेचैन हो उठा। उसने उसी समय तय कर लिया कि आज शाम वह राधा के घर जरूर जाएगी। शाम को काम खत्म होने के बाद वह पगडंडियों से गुजरते हुए राधा के टूटे फूटे घर पहुंची। घर के भीतर का दृश्य देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। एक कोने में राधा की बेटी तेज बुखार में तप रही थी और उसकी बूढ़ी सास उसके माथे पर गीली पट्टियां रख रही थी। राधा खुद एक कोने में बैठी पत्थर की मूरत बनी हुई थी। अन्नू को देखते ही वह दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, बचा लो मेरी बच्ची को। अनु, डॉक्टर कहता है कि उसे शहर ले जाना पड़ेगा। खून की जांच होगी, उसमें तो हजारों रुपए खर्च हो जाएंगे। मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? अनु ने उसे सहारा देकर उठाया और कहा, हिम्मत रखो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। तभी दरवाजे पर दो आदमी आकर खड़े हो गए। ये प्रधान के वही गुंडे थे। उनमें से एक गरजते हुए बोला, ओए राधा, प्रधान ने तुझे बुलाया है। राधा ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं नहीं आ सकती, मेरी बेटी बीमार है। बीमार है तो क्या हुआ? हिसाब तो देना पड़ेगा। तूने ही सबको पैसे मांगने के लिए भड़काया है ना? कहते हुए गुंडे ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। यह देखकर अनु का खून खौल उठा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह भूल गई कि वह एक मजदूर औरत का भेष धारण किए हुए है। वह शेरनी की तरह आगे बढ़ी और गुंडे का हाथ झटकते हुए बोली, छोड़ उसका हाथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक औरत पर हाथ उठाने की? गुंडे कुछ क्षणों के लिए हैरान रह गए। उनकी आंखों में यही सवाल था कि एक साधारण मजदूर औरत में इतनी हिम्मत आखिर आई कहां से? उनमें से एक दांत पीसते हुए बोला, ज्यादा मत बोल, वरना तेरा सिर कुचल देंगे। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? अनु की आवाज और सख्त हो गई। उसने दृढ़ता से कहा, मैं कौन हूं यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मगर इतना याद रखो कि मैं तुमसे डरती नहीं हूं। अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी आंखों की चमक और आवाज की धार देखकर गुंडे कुछ देर के लिए सन्न रह गए। शायद उन्होंने कभी किसी औरत को इतनी बेखौफी से बोलते नहीं देखा था। लेकिन अगले ही पल दोनों हंस पड़े। अरे वाह, बड़ी आई बचाने वाली। चलो, इसे भी प्रधान जी के पास ले चलते हैं, वहीं इसका हिसाब करेंगे। इतना कहकर वे दोनों अनु की ओर बढ़े। अब अनु के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने पूरी ताकत से एक गुंडे के पेट में लात मारी और दूसरे की कलाई पकड़कर इतनी जोर से मोड़ी कि वह दर्द से चीख उठा। दोनों गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक दुबली पतली औरत उन्हें इस तरह धूल छटा सकती है। अनु दहाड़ते हुए बोली, मैंने कहा था यहां से निकल जाओ। दोनों गुंडे अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। राधा और उसकी सास मुंह खोले ये सब देख रही थीं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राधा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो अनु? तुम कोई मामूली औरत नहीं हो सकती। अनु को लगा कि अब सच बताने का समय आ गया है, लेकिन अभी भी सही वक्त नहीं था। उसने राधा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी बहन हूं दीदी, और एक बहन दूसरी बहन को मुसीबत में नहीं देख सकती। तुम अभी बच्ची की चिंता करो, मैं कुछ करती हूं। उसने राधा को कुछ और पैसे दिए और कहा, फौरन बच्ची को लेकर शहर के सरकारी अस्पताल जाओ, वहां इलाज मुफ्त में होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। राधा के जाने के बाद अनु ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। अब तक उसे काफी सबूत मिल चुके थे और लोगों का डर भी कुछ कम हुआ था। अब समय आ गया था आखिरी चाल चलने का। उस रात उसने किसी तरह इंस्पेक्टर शर्मा से संपर्क किया और उन्हें पूरी योजना समझाते हुए कहा, शर्मा जी, कल सुबह ठीक 11 बजे पूरी फोर्स के साथ बिशन गांव के बाहर तैयार रहिए। मेरे इशारे का इंतजार कीजिए। अगली सुबह अनु काम पर नहीं गई। उसने नहा धोकर वही पुरानी साड़ी पहनी
और सीधे प्रधान हरपाल सिंह की हवेली की ओर चल पड़ी। गांव के लोग उसे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था मानो वह अपनी मौत को खुद दावत देने जा रही हो। प्रधान की हवेली किसी महल से कम नहीं थी। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं और गेट पर दो दरबान खड़े थे। दरबान ने उसे रोकते हुए पूछा, कौन है तू? कहां घुसी चली जा रही है? अनु ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, प्रधान से मिलना है। कह दो कल वाली औरत आई है। शायद उसके गुंडों ने रात की घटना के बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए उसे अंदर बुला लिया गया। अंदर का नजारा देखकर अनु दंग रह गई। आलीशान सोफे, बड़ा सा टीवी और कीमती सजावटी सामान, ये सारी शानो शौकत उन गरीबों के खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई थी। प्रधान हरपाल सिंह बीच वाले सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था और उसके चारों ओर उसके गुंडे खड़े थे। प्रधान ने उसे घूरते हुए कहा, तो तू है वह औरत? बड़ी हिम्मत है तुझ में, मेरे आदमियों पर हाथ उठाया है। अनु ने बिना डरे जवाब दिया, हिम्मत तो तुम्हारी है प्रधान, जो इन गरीबों की मजदूरी खाकर भी डकार तक नहीं लेते। प्रधान और उसके गुंडे ठहाका मारकर हंस पड़े। प्रधान ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, देख, जबान बहुत लंबी है तेरी। एक मजदूर होकर मुझसे सवाल करेगी? लगता है तुझे पता नहीं कि मैं क्या चीज हूं। अनु ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम क्या चीज हो। तुम एक चोर हो, एक धोखेबाज हो, जो इन बेबस लोगों का हक मार रहा है। मैं आज यहां तुमसे सिर्फ एक बात कहने आई हूं, इन सब की पाई पाई लौटा दो। प्रधान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपने गुंडों की ओर देखकर आदेश दिया, लड़कों, इस औरत को इतना मारो कि यह अपनी आवाज ही भूल जाए। फिर इसे गांव के बाहर फेंक देना, ताकि कोई और मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत न कर सके। गुंडे उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अनु अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। अनु ने अपनी आवाज में थोड़ा बदलाव करते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था प्रधान, लेकिन तुम जैसे लोग सीधी भाषा समझते ही नहीं। अब उसकी आवाज किसी साधारण मजदूर की नहीं, बल्कि एक रौबदार अफसर की लग रही थी। उसने धीरे धीरे अपने सिर से घूंघट हटा दिया। एक क्षण के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रधान और उसके गुंडे उसे गौर से देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसी समय हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। इंस्पेक्टर शर्मा के नेतृत्व में पूरी पुलिस फोर्स ने हवेली को चारों ओर से घेर लिया। कमांडो गेट तोड़कर अंदर घुस आए। प्रधान और उसके गुंडों के तो मानो प्राण ही सूख गए। उनके हाथ पैर कांपने लगे। जिस औरत को वे एक मामूली मजदूर समझ रहे थे, वह उनके सामने आईपीएस अनुप्रिया सिंह की वर्दी में खड़ी थी, जिसे उसने अपनी साड़ी के नीचे पहन रखा था। ऊपर से केवल साड़ी का पल्लू ओढ़ रखा था। अब अनुप्रिया की आवाज गरज रही थी, पहचाना मुझे? प्रधान हरपाल सिंह, मैं एसपी अनुप्रिया सिंह हूं। पिछले 5 दिनों से मैं तुम्हारे गांव में एक मजदूर बनकर रह रही थी। मेरे पास तुम्हारे हर गुनाह का सबूत मौजूद है। तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी, सरकारी फंड के गबन और मजदूरों को धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया जाएगा। प्रधान तुरंत उसके पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दीजिए मैडम जी, मुझसे गलती हो गई, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। अनुप्रिया ने सख्त स्वर में कहा, माफी अब तुम्हें कोर्ट में मांगनी पड़ेगी। इतना कहकर उसने शर्मा को इशारा किया, अरेस्ट हिम। शर्मा आगे बढ़ा और प्रधान समेत उसके सभी गुंडों के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सभी मजदूर हवेली के बाहर इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने प्रधान को हथकड़ियों में बाहर आते देखा, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने अनुप्रिया को देखा, जो अब अपनी पुलिस वर्दी में थी। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि जो अनु पिछले 5 दिनों से उनके साथ मिट्टी ढो रही थी, वही वास्तव में जिले की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी है। अनुप्रिया ने माइक हाथ में लिया और कहा, अब आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका गुनहगार पकड़ा जा चुका है। आपकी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा आपको वापस मिलेगा, ये मेरा वादा है। पूरा गांव एसपी मैडम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। राधा भी अपनी बेटी के साथ वहां मौजूद थी। वह दौड़ती हुई आई
और अनुप्रिया के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। दीदी, नहीं मैडम, हम आपको पहचान ही नहीं पाए। आपने हमारी जान बचा ली। अनुप्रिया ने उसे गले लगा लिया और मुस्कुराकर बोली, मैंने कुछ नहीं किया दीदी, यह सब आपकी हिम्मत का नतीजा है। बस याद रखना, कभी भी अन्याय के सामने सिर मत झुकाना। उस दिन के बाद बिशनपुर गांव की तस्वीर ही बदल गई। सरकार ने दफ्तरों से सारा रिकॉर्ड जब्त कर लिया। प्रधान की पूरी संपत्ति बेचकर मजदूरों का बकाया भुगतान किया गया। अनुप्रिया सिंह वापस अपने कार्यालय लौट आई। फाइलों का ढेर अब भी वहीं था। चुनौतियां भी पहले की तरह मौजूद थीं, लेकिन आज उसके दिल में एक गहरा सुकून था। 5 दिनों की मजदूरी ने उसे वह सीख दे दी थी जो शायद बड़ी बड़ी किताबें और कठिन ट्रेनिंग भी नहीं दे सकती थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो एक लाइक ऑफ हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।